कहानी क्या है और किरदार कौन से हैं जो नून लीग की जीत का बायस बने हैं? चौधरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम हबीबना व हबीब रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीडिया के दोस्तों, आपके सामने मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। मैं भी चंद लम्हे आपके लेना चाहता हूँ ताकि हम तारीख़ के सामने, पाकिस्तान की जमहूरी रवायत के सामने असल सूरत हाल आपके सामने रख दें। और मैं पहला फ़िक्रा ये अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से 19 फरवरी को NA 175 डस्का के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी और 10 अप्रैल को डस्का के अंदर इलेक्शन कमीशन जीत गया। पहली बात तो आप ये नोट कर लें। डॉक्टर साहिबा उनके बारे में बहुत अच्छे नाम और अलकाब लेती हैं। मैं उनके बारे में, आपको पता है, मैं ऐसी कोई फ़िक्रा नहीं कहता, लेकिन मैं तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए, जब नून लीग की हुकूमत का सूरज निस्फ़ नहार पे था और 4 दांगे आलम उनका डंका बजता था, हमने राजनपुर के अंदर, डेरा गाजी खान के अंदर, मुल्तान के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, मंडी ये हाफजाबाद के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, लाहौर के अंदर और लोधरा के अंदर इनकी हुकूमत की मौजूदगी में इनको शिकस्त फाश दी थी, जबकि ये इलेक्शन की सुबह तक कारपेटिंग सड़कों की कराते रहते थे। सारा मीडिया इस बात का गवाह है। मैं सूबे का सदर था। ये जो मैंने आपके सामने अजला रखे हैं, ये इस बात की पूरी तारीख गवाह है कि हमने इनको शिकस्त फाश दी थी इनकी हुकूमतों के अंदर। उसके बाद कंपैरिजन करना चाहता हूं 2018 से सेंट्रल पंजाब के नताइज का। हमने PPA कामन में वो सीट 32,000 वोटों से हारी थी, अब हमने 4800 वोटों से हारी है। ये सीट हमने 41,000 वोट से हारी थी, अब हमने इलेक्शन कमीशन के कहने के मुताबिक चंद हजार वोटों से हारी है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं, तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है। शिकस्त किसने खाई है? नून लीग ने खाई है। और उस शख्स ने शिकस्त खाई है जो भगोड़ा है, जो पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट के अंदर मुजरिम है, जो मफरूर है, जो इस मुल्क के लोगों के साथ, मैं शऊरी तौर पे कह रहा हूं, गद्दारी करके गया है, झूठ बोलकर गया है, दगा देकर गया है, जो झूठा बीमार बन के यहां पे गया है। इस कौम के 22 करोड़ लोगों को उसने एक ऐसा झांसा दिया कि वो मरने वाला है। अदालतें हमसे पूछ रही थी कि ये कल तक जिंदा रहेगा कि नहीं जिंदा रहेगा, और आज 1 साल हो गया है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गया था। हुकूमत कहती थी इनको दौलत से बड़ी मोहब्बत है, 7 अरब रुपए की जमानत लो। आज 7 पैसे भी नहीं है। और यहां पर क्या अखलाक है? जो लोग नून लीग की तरफ से आगे मीडिया के सामने बात करते हैं, उनकी अखलाकी हैसियत क्या है? कोई सवाल करता है कि आप किसकी पैरवी के अंदर ये सारा निजाम चला रहे हैं? इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस इंतखाब के अंदर मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो इसके शवाहिद पेश करेंगी। पहले इलेक्शन के बाद यहां पर दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल किया गया नून लीग की तरफ से, और जो इलेक्शन 19 फरवरी को हुआ था, 10 कम से कम MNA और MPA नून लीग के साबिक वफाकी और साबिक सूबाई वुज़रा उस हलके के अंदर, लफ्ज इससे भी ज्यादा सख्त होना चाहिए, दंदनाते फिर रहे थे, दरिंदों की तरह फिर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं मॉनिटरिंग ऑफिसर से, क्या किसी को तुमने नोटिस जारी किया? जब मैं 1:30 बजे रात के प्रिजाइडिंग रिटर्निंग ऑफिसर के पास गया, कितने MNA और MPA वहां पे नून लीग के बैठे थे? किसी को आपने शो कॉज जारी किया? हमारी तरफ से कोई MNA, कोई MPA, कोई हुकूमती फर्द उस हलके के अंदर 19 फरवरी के इलेक्शन
और 10 अप्रैल के इलेक्शन के अंदर नहीं गया, लेकिन ये क्या वहां नहीं फिरते रहे? कितने नोटिस जारी किए उसको? मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि जब खुद नौशीन बीबी ने अपने दस्तखतों के साथ ये कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, फिर आसन इकबाल साहब, मैं पहली दफा उनका नाम मीडिया के अंदर ले रहा हूं, मेरे उनके साथ कुछ मरासिम हैं, मैं बचपन से उनकी तहरीर जानता हूं। 5:30 बजे जो लिखी हुई तहरीर है जिसके नीचे नौशीन के दस्तखत हैं, वो आसन इकबाल साहब की लिखी हुई तहरीर है। उन्होंने भी कहा, और ये कहा कि हमें ये रिजल्ट मिल गया है और इतना रिजल्ट उसको अलग रखा जाए। ये है इब्तदा, इसको कहते हैं कि आपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी। यही केस लेके इलेक्शन कमीशन के पास गए। अब मैं उसके ऊपर जरूर आना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई है। कौन सी गोली को यह पता था कि इसने नून लीग के वोटर को डराना है? कौन सी गोली को पता था कि इसने पीटीआई के वोटर को डराना है? उसके बाद 2018 के अंदर पीटीआई ने 10,500 वोट लिया और इस दफा 12,000 वोट लिया, 11,000 वोट लिया। और आपको मैं बताऊं, 2018 में नून लीग ने शहर से 24,000 वोट लिया, मैं ये शहर की बात कर रहा हूं, और इस दफा उन्होंने 21,000 वोट लिया। कौन सा वोट डरा? क्यों यह कहा गया कि वोटर जो है वो उसके डरने की वजह से बाहर नहीं निकला? उसके बाद हमारा खून गिरा, हमारे एक कारकुन को शहीद किया गया, दूसरा आम शहरी, इन्होंने वहां पे उसको शहीद किया। हमारे लोगों को जामके के अंदर 3 के सर फटे, बाजू टूटा, हमारे ऊपर जुल्म हुआ। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने किस चीज का नोटिस लिया? कहां थे रिटर्निंग अफसर, कहां थे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, कहां थे इलेक्शन कमीशन साहब उस वक्त जब ये सारा 19 तारीख को ये सारा कुछ हो रहा था? फिर वो तो लेके गए थे 23 अपना पोलिंग स्टेशन की बात, और अगर वो इलेक्शन कमीशन है जो इस्लामाबाद में बैठा है, तो जो डस्का में बैठा था वो इलेक्शन कमीशन नहीं है। उसने तो सिर्फ कहा कि 20 पोलिंग स्टेशन मुश्तबे हैं। आप बताइए, मुझे इस बात का कोई जवाब दे सकता है? आपने दूसरे दिन कनाइवेंस के साथ एप्लीकेशन रही कि सारा इलेक्शन होना चाहिए। यहां से इलेक्शन कमीशन का रोल शुरू होता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपके सामने बात कर रहा हूं, कोई मुझे इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इसमें कनाइवेंस के नतीजे में 10 अप्रैल आई। हमारे वोटर को जितना डिप्रेस किया इलेक्शन कमीशन के फैसले ने, और उसके बाद दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल किया गया। मैं आखिरी बात आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं, हम मैदान में रहने वाले लोग हैं, हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, उसकी तंजीम ने बेस्ट एफर्ट की, हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता, और नून लीग का कोई इलेक्शन इनकी हुकूमत के अंदर कोई साबित नहीं कर सकता कि इन्होंने इंसानियत को भी अपने पेश नजर रखा हो। ये बदमाशों के जरिए, गुंडों के जरिए, दौलत के जरिए, थाने के जरिए, कचहरी के जरिए, और यानी कौन सा ऐसा काम था ये जो नहीं किया करते थे? हमने तो 2 पैसे का आप साबित नहीं कर सके कोई तरक्याती काम किया हो। दोनों जो सीटें खाली हुई उस वक्त से लेकर आज इलेक्शन तक, इसलिए हमने फेयर इलेक्शन लड़ा, हमने इंप्रूव किया, ये गर्क हुए, और इंशाअल्लाह ताला झूठ बोलने वाले गर्क होंगे, इसलिए कि तहरीक इंसाफ आगे बढ़ी है, नून लीग पीछे आई है। सवाल डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बारी कर लें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अवामिल का जिक्र आप लोगों ने किया है शिकस्त का, कि आप ये भी समझते कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी इसकी एक वजह है, क्योंकि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का भी कहना है कि पार्टी के अंदर सफ़े दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इस हवाले से पार्टी के अंदर बात करूँगा। पार्टी का फैसला जवाब। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, आप कोई एक वाकया ऐसा बता दें कि हमारे कारकुनान ने एक सिमत में जोर ना लगाया हो। हमने पूरी जांफिशानी से काम किया और इंसानी एहसासात को हमेशा पेश नजर रखी है, कभी ऐसा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी साहब ने कहा, बिल्कुल उसकी कोई तरदीद नहीं है, खूब से खूब तर की तलाश जारी रहनी चाहिए, और तंजीम को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मजीद ऑर्गेनाइज होना चाहिए। माफिया का मुकाबला है हमारा कोई सियासी पार्टियों से मुकाबला हो तो हो। आपको तबकात मैं बताता हूं, 5 तबकात हैं आपके
माशरे के अंदर मौसर, सब यूं करके जमा है। इमरान खान अकेला साफ सुथरा खड़ा है और ये सारे लोग उसके मद्दे मुकाबले। क्या नहीं आपको पता चलता? सबका पता चलता है। एक नाम लूंगा तो आपको उसके नतीजे में और सवालात खड़े हो जाएंगे। नाम लेने की जरूरत नहीं है। सियासत से लेके और निजाम अदल तक सब मिले हुए हैं। इधर कोई गिरफ्त करता है, उधर से वो फारिग हो जाता है। ये बता दें, इस वक्त आप और इजाज चौधरी साहब दोनों का गुस्सा इलेक्शन कमीशन की तरफ है, बल्कि तोपों के रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ है। इलेक्शन कमीशन आज़ादी दादा भी है और कहीं ना कहीं आके वो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट भी हो जाती है। गवर्नमेंट जो है उसे उसकी बेहतरी के लिए काम करती है। बराह रास्त ठोस सबूत कौन से हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास कि दस्ता के NA 75 के इलेक्शन कमीशन की इन बातों की वजह से खराब हुआ? देखिए, पहली बात तो जो चोई साहब ने बात की और आपका सवाल था, उसमें PTI जो है वो एक जमात नहीं, एक तहरीक का नाम है। और तहरीकों के अंदर किसी एक सीट पे हार जीत से वो तहरीकें ना ख़त्म होती हैं और ना वहाँ अपने नज़रिए से पीछे हटती हैं। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए हमारा जो कंसर्न है वो RO साहब से है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से है। उसके पीछे वजूहात क्या है? ना हमारी कोई उनसे ज़ाती दुश्मनी है, ना कोई ज़ाती झगड़ा है, ना कोई उनके साथ हमारा इससे पहले कोई वास्ता रहा है। उनका जो अमल है वो मुतनाज़ा रहा है। उनकी जो शख्सियत है और उनका जो किरदार है उसके अंदर टिल्ट नज़र आया और वो आज़ादाना मुनसफ़ाना अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे। वो जो वजूहात आप पूछ रहे हैं, सबसे पहली वजह ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इलेक्शन हो रहा है, जिस दिन से इस इलेक्शन के अमल का आगाज़ हुआ, उनकी तैनाती जब यहाँ होती है और उनकी तैनाती आसन इकबाल के हलके से होती है। आसन इकबाल के हलके से जो एक ऐसा सुपरिटेंडेंट जो कि ऑफिशियली यहाँ अपॉइंट ही नहीं हुआ, उसको अनऑफिशियली वो अपने साथ लाते हैं। जितनी पोलिंग स्कीम बनती है वो हमारे मुखालफिन के साथ मिल के ख्वाजा आसफ के हलके से जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो प्रोफेसर हजरात हैं उनकी नून लीग के साथ मिली भगत से पिक एंड चूज़ करते हैं। वो 60 पोलिंग स्टेशंस पे नून लीग अपनी मर्जी से वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात करती है। जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, जिनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मदद के लिए बुलाते हैं साथ, वो ख्वाजा साद रफ़ीक के हलके से लाहौर से जाते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ का जो इंचार्ज एज़ार हुआ है, कोई अमले का शख्स, जब हमारे सामने ये चीज़ यहाँ हो जाती है कि ये डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड नून लीगी सपोर्टर हैं जिनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है, तो हम उसी RO को एप्लीकेशन देते हैं कि इनकी जगह आप किसी न्यूट्रल स्टाफ की ड्यूटी लगा दें। इस पे उंगली उठ गई है, हम नहीं समझते कि ये मुनसफाना किरदार अदा करेंगे। तो वो ज़िद और हट दर्मी में एक भी शख्स को उस ड्यूटी से आगे पीछे नहीं करते। और वो ऐसे अफराद जो जिनको ये कहा गया कि आप पे उंगलियां उठी हैं और उन्होंने लिख के दे दिया कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे, और वो बज़िद था कि नहीं आपने हर हाल में ड्यूटी करनी है। उनके रवैये ने हमें सोचने में मजबूर किया। जो इलेक्शन वाले दिन से लेके रात तक का जो पूरा प्रोसेस था वो मीडिया के सामने था। RO के दफ्तर में मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं। मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा कि RO के पास फॉर्म 45 आ रहा हो और सिटिंग MP MNA उन फॉर्म्स की वीडियोस बना रहे हो, तस्वीरें खींच रहे हों, और RO के दफ्तर में MP MNA बैठ के खुशगपियाँ कर रहे हों और वो सारा रिजल्ट उनसे शेयर कर रहा हो। देखिए ये इनके अपने कवानीन की धज्जियाँ जो उधर उड़ाई गई, बखेरी गई, उसके बाद जब बार बार हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखें ये गलत हो रहा है, आप इसको रोकें, वो हमारी किसी भी फरियाद को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। फिर जो वो लिख के भेजते हैं वहाँ पे 20 पोलिंग स्टेशन पे
मीडिया में एक नैरेटिव चलता है, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाता है कि बताएं आपसे पंजाब गवर्नमेंट ने तावन किया, कहते हैं मेरे साथ तो तावन किया, मुझे तो पंजाब गवर्नमेंट से कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द इलेक्शन कमीशन एंड आरओ, जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हाईजैक करके मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए कोशां थे और वन साइडेड डिसीजंस जो थे। देखिए, हमें कतन भी उनकी तरफ हम उंगली ना उठाते, अगर पैरेलल नोटिस नून लीग को भी जा रहे होते, जो भी हमारा कैंडिडेट ने अगर कहीं फ्लैक्स लगाई, उसने कहा जी इसमें इमरान खान की तस्वीर लगी है, इसमें उस्मान बुज़दार की तस्वीर लगी है, ये वायलेशन है। कई दर्जनों हमारे सपोर्टर्स को उसने 50-50 हज़ार 30-30 हज़ार जुर्माने किए, जबकि नून लीग के कल उन्हीं पोलिंग स्टेशनों के बाहर अगर आपको इत्तेफाक हुआ हो तो वहाँ स्टीमर लगे हुए थे जो कायदे और ज़वाबत के मुताबिक आपके पोलिंग स्टेशन की हदूद के बाहर कोई सियासी जमात अपना स्लोगन या कोई फ्लैक्स नहीं लगा सकती। उसमें क्या था कि महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत को घर भेजने के लिए शेर बना के उस पर मोहर लगाएं, और अगर मीडिया की नज़रों से वो स्टीमर गुजरे होंगे, हर शहर की जो पोलिंग स्टेशन की दीवारें थी उन पर लगे हुए थे, तो उतरवाने किसने थे? वहाँ के आरओ ने। वहाँ SOPs का जिस तरह से आप, हमें तो एक चैलेंज, ये तो इलेक्शन एक प्रोसेस था, गुजर गया, हमारे सामने अगला चैलेंज क्या है कि इन आरओ साहब और इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद के साथ जो डस्का और सियालकोट में कोरोना अब जो है वो कांटेक्ट कह लें कि एक दूसरे की सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से फैला, कल उसे मल्टीप्लाई होना है। और आज जो बदकिस्मती से लाहौर की सूरत हाल है, जो पंजाब की सूरत हाल है, बहुत अलार्मिंग है। और डस्का से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से सूबे में ये कल वाला जो एडवेंचर है, उसके कोरोना के हवाले से इंतहाई मनफी किस्म के जो हमारे सामने इंडिकेटर्स आने वाले हैं, वो किसके हाथ पे, जिनके अपनों ने, किसी ने वेंटिलेटर पे जाना है, किसी ने जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला होना है, वो किसके हाथ पे लहू तलाश करे, उसका जिम्मेदार आरओ है या इलेक्शन कमिश्नर है? अंसारी साहब जी, आपने चार्जशीट तो फ्रेम कर दी, इस हवाले से जो आपके पास एक आईनी और कानूनी ऑप्शन है कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्या उनको भी एक्सरसाइज करेंगे या इस हवाले से सिर्फ आप हकायक की निशानदेही करके खामोश हो जाएंगे? इसके हवाले से यह है कि कल अली असद मल्ली साहब ने 2 एप्लीकेशंस दी हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उसको परसू करेंगे। यानी बावजूद इसके कि उन्होंने नताइज को तस्लीम करके और जो जीतने वाली खातून है उनको मुबारकबाद दी है, लेकिन हम तत्हीर के लिए, सफाई के लिए अपनी एप्लीकेशंस को परसू करेंगे। जिस तरह दौलत का बेमहाबा इस्तेमाल हुआ ये नहीं हो सकता। जिस तरह वहाँ पर यानी कम से कम कल 10 MNA MPA अपने स्क्वाड और अपने मुसल्ला गार्ड लेकर हल्के के अंदर फिरते रहें, ये क्या इसके ऊपर खामोश रहेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम उस एप्लीकेशंस को परसू करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी 100 रिजर्वेशन हो सकती है और हो सकता है वो सारी ठीक हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस इलेक्शन के हारने से जो वर्कर हैं उनका मोराल भी डाउन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वर्कर डाउन हुए हैं, दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या आपके MNA MPAs हैं, उनमें भी एक रिफ्ट देखने में आ रही है जहांगीर तरीन खान साहब की वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि इस दौर में जबकि दोनों तरफ क्राइसिस है, तो क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि आवाम जो नाराज़ है वो भी मान जाए और वर्कर्स का मोराल जो है वो भी बहाल हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान का चाहने वाला है, इमरान खान से मोहब्बत करता है, उनके नज़रिए के साथ खड़ा है, वो डट के खड़ा है और वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। और वो ये समझ रहा है कि इमरान खान का मुकाबला सियासी जमातों से नहीं, माफियाज के साथ है। और इन माफियाज की जड़ें जो हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से हर हलके में इन्होंने बनाई, आबियारी की
और फिर उनको छतरी दी सरकारी अपने इक़्तिदार में और उनको परवान चढ़ाया, जो अब तनावार दरख्त बन के इस वक्त उनके कांटों से जहाँ पे हमारी अखलाकियात ज़ख्मी हुई, वहाँ साथ साथ हमारे मुआशी महाज पे भी चैलेंज है और ये इन्हीं के दिए हुए ज़ख़म है जिस पे इमरान खान मरहम रखने में मसरूफ़ अमल है। इस वक्त अभी मैं उस प्रोग्राम से आई हूँ जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इसी अवाम को महंगाई, भूख, अफलास से छुटकारा दिलाने के लिए कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आज इफ्तिताह किया है, आगाज़ किया है और जिसके तहत जो है वो सलानी ट्रस्ट, पाकिस्तान बैतुल माल, हमारी एहसास प्रोग्राम और हुकूमत पंजाब ने मिल के जो सलानी ट्रस्ट के लाहौर और फैसलाबाद में जो ऑलरेडी स्पॉट थे उनके अंदर फर्दर एडिशन किया और जिसके तहत जो है वो 17 स्पॉट जो लाहौर में फिक्स स्पॉट हैं और 4 जो है वो मोबाइल वैन्स हैं, कंटेनर्स हैं, जिसके ज़रिए जो है वो 10,000 भूखों को मुस्तहिक नादार और अफलास का शिकार जो पिसे हुए हमारे मेहनत कश मज़दूर हैं उनको हुकूमत खाना देने जा रही है और 2 वक्त का खाना जो है वो मोबाइल 4 कंटेनर्स के ज़रिए मुख्तलिफ उन कच्ची आबादियों में और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ में जाके वो खाने के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। फैसलाबाद के अंदर भी इस अमल का आगाज़ कर दिया गया है और टारगेट ये है कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में हर गांव तक जाए, हर पिसी हुई कम्युनिटी तक जाए ताकि जो नॉन अफोर्डिंग तबका है उसको हम सपोर्ट दें और रियासत मदीना के अंदर भूखे को खाना खिलाना, मस्कीन की आओ बका को सुनना और उसकी सरपरस्ती करना ये सुन्नत नबवी भी है और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI अपना फलाही जो मिशन है उससे पीछे नहीं हटी। जो दूसरा पार्ट आपका तरीन साहब का था, देखें PTI को रीजनल जमात नहीं है, बाकी तमाम जमातें जो हैं वो रीजनल पार्टीज़ बन गई हैं। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में साबित हो गया कि वो सिर्फ सिंध की जमात और वो भी रूरल सिंध की जमात बन गई है। जो आपकी PMLN है वो आपने देख लिया कि पंजाब के अंदर भी चंद रीजन की जमात बन गई है। वाहिद PTI वो जमात है जिसने KPK, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से सेनेट में सीटें लेके एक वफाकी जमात का सेरा अपने सर पे सजाया। तो इतनी बड़ी जमात का जो लैंडस्केप जब आता है तो उसके अंदर जो है वो गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात भी आते हैं और ये जमहूरी जमात है, इसके अंदर जमहूरी रवैये हैं, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, हर शख्स को अपनी बात करने का, आवाज़ उठाने का हक है। तो जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ उनके बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, वो जहांगीर तरीन के साथ और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो PTI के साथ खड़े हैं। PTI के अंदर से हमें जो एक ख़ानदान के फ़र्द होते हुए गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात मीडिया की स्क्रीन पे जा रहे हैं वो नहीं जाने चाहिए और घर के मसाइल जो हैं घर की सतह पे बैठ के हमें तय करने हैं और उसके लिए मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो पार्टी के एल्डर्स हैं वो इस हवाले से कोई ना कोई एक रिकन्सिलिएशन फोरम बनाएंगे जिसके तहत जो है वो उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। लेकिन इमरान खान का जो पैगाम है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, रियासत मदीना में अपने और पराए में कोई तफरीक नहीं है और हाकम जो है वो जवाब दे आवाम को। और हमारी जमात के अंदर भी अगर कोई किसी की तरफ उंगली उठती है तो पार्टी उसको जवाबदेह बनाती है। हाँ, अगर वो बेगुनाह है, अगर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो पार्टी को वो भी सुनने हैं
ताकि ये एक क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है और जो नज़रिया है वो भी आगे बढ़ता जाए, और उसके साथ साथ पार्टी के अंदर जो हमें मिल बैठ के गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का भी कोई मौका मिल जाए। आपने जो बात की है उसमें बड़ी फर्क है। जो जहांगीर खान तरीन की पहले 9 थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए, अब 40 के करीब पहुंच गए हैं। उनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो आज़ाद जीत के आए थे, और जो पार्टी वर्कर है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो इनसे इज़हार यकजहती करे ना करे, किधर जाए। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने एक दरख्वास्त भी लिखी प्राइम मिनिस्टर को, क्या आपके इल्म में है उस जवाब का जवाब क्या है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? उन्हें मुलाकात का टाइम दिया गया? चौधरी साहब इसका जवाब देंगे। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मेरा ख्याल है कि एक उसूली बात डॉक्टर साहिबा ने कह दी है, मैं जो करूँगा वो रेपिटेशन ही होगी। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जो निज़ाम एहतसाब चल रहा है उसके सामने अपने और पराये की कोई तखसीस नहीं है। तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा, वफाकी वज़रा इस निज़ाम से गुज़र चुके हैं, और उनके साथ भी साथी जो थे तहरीक इंसाफ के, वो जाके इज़हार यकजहती करते रहे हैं। इसलिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो यानी जहांगीर तरीन साहब पार्टी का हिस्सा है, उन्हें एक निज़ाम से गुज़रना है, इंशाअल्लाह ताला वो गुज़र जाएंगे और आप सबके खदशात भी दूर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये सारी सूरत हाल है, वो इंशाअल्लाह ताला इसका भी मुस्बत नोटिस लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि 10 का इलेक्शन नहीं, उससे कबल भी जो 2-3 ज़मीनी इलेक्शन हुए उसमें हुकूमत को शिकस्त हुई, तो आप ये नहीं समझते कि महंगाई ही इसकी वजह हो सकती है? आप लोग हकीकत से आंखें चुराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद इस बात को तस्लीम करते रहे हैं कि हुकूमत को अपोजिशन से ज़्यादा महंगाई से रखा है, तो महंगाई जो है वो आवाम के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। देखिए, ये तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि जो लूली लंगड़ी उखड़ी हुई सांसों वाली वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत ये हमें दे के गए थे, और जिस सूबे में हम बैठे हुए हैं 1200 अरब का यहाँ पे ओवरड्राफ्टिंग बिल था, इसको बैंक करप्ट करके गए थे, जिनको आज अवाम का दर्द चैन नहीं लेने दे रहा। इनके दिए हुए जो ज़ख्म है उन पे मरहम पट्टी जारी है। लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है, हाँ महंगाई का, वज़ीर आज़म की क़यादत में परसों जब वो इधर आए तो उन्होंने जो बेशतर वक्त यहाँ गुजारा वो महंगाई के इशू को डिस्कस करने में गुजारा। मुझे ये बता दें कि ये जितने भी अवाम के मोहब्बत में दीवाने हुए फिर रहे हैं, इनसे पूछें कि इनकी कई बार हुकूमतें रहीं, आज तक इनमें से किसी की हुकूमत को ये एजाज़ हासिल हुआ कि चीनी की कीमत को फिक्स कर दें? ये मुश्किल काम भी वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इस हुकूमत ने किया। इसी तरह आज हमने 80 रुपये चीनी की एक्स मिल और 85 रुपये रिटेल प्राइस फिक्स की है। इसके साथ साथ हम रमज़ान बाज़ारों में सब्सिडी दे के 65 रुपये में चीनी फराहम करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ सहूलत बाज़ारों में ईद के बाद भी हम जो बुनियादी हमारी आवाम की ज़रूरियात हैं उसमें रिलीफ दे रहे हैं। आटे के अंदर जो सब्सिडी दी गई है, आपको ये जान के खुशी होगी कि घी और पोल्ट्री और दालें ये आम बंदे की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको पता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक शाही ख़ानदान का अजीम सपूत जो है वो व्हाट्सएप पे पोल्ट्री के रेट जो है सेट करता है, और व्हाट्सएप पे वो पोल्ट्री के उस रेट को पूरी मार्केट में फिर लागू किया जाता है। हुकूमत इस सनत के अंदर भी, इस सेक्टर के अंदर भी डंडा लेके घूमने लगी है, ये जानने के लिए कि जो जायज़ उनकी प्रोडक्शन कास्ट है वो क्या है, और जो अवाम तक उस पोल्ट्री को पहुँचाने तक का मिडल मैन का मुनाफा है वो क्या है, और अवाम को सजाब से निजात दिलाने के लिए इस प्रोसेस को भी हम गंगालने जा रहे हैं। दूसरा, जो घी हर शख्स और हर घर की ज़रूरत है, उस घी के अंदर जुड़ा जो माफिया है उसको भी हम बेनकाब करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने परसों की मीटिंग में जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, क्योंकि आपका एडिबल ऑयल सारा इंपोर्ट होता है, आपकी जो घी मिल्स हैं उनको भी
हदायत दी हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को और मुतल्लिका महकमों को कि इनके लिए इनके हवाले से डाटा इकट्ठा करें और ये देखें कि जो इम्पोर्टर्स हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें बढ़ती हैं तो वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो कीमतें बढ़ा देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमतें कम होती हैं, आज तक वो फ़ायदा जो है हमारे साहिल को ट्रांसफ़र नहीं हो सका। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो अगला हमारा टारगेट जो है उस महंगाई के साथ जुड़ा ये जो 5 कमोडिटीज़ हैं, इनके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाना, एक स्ट्रेटजी बनाना और वंस नहीं फॉरएवर के लिए एक फार्मूला तय करना कि अवाम इन लुटेरों के शिकंजों से कैसे आज़ाद कराए जाए और कैसे इन माफियाज को कटेल करके अवाम की जो बुनियादी अशिया है उन तक उनकी पहुंच को आसान बनाया जाए। आखिर में उमर फारूक, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा, अभी ये सिर्फ एक इलेक्शन हुआ है जिसका रिजल्ट सामने आया और आपको रिजर्वेशन सामने आई है इलेक्शन कमीशन पर, अगर इसको आप थोड़ा ज़रा बिगर पिक्चर में देखें, 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें भी इलेक्शन कमीशन का रोल अगर ऐसे ही रहता है बकौल आपके और बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन आएंगी, तो अभी ये जो आपके पास अरसा रह गया बाकी हुकूमत का, इस पर हुकूमत क्या अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकती है ताकि इस इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है इसको रिफाइन किया जा सके? सबसे पहली तो बात यह है कि हमारा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एजेंडा है, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में वो पार्लिमानी जो कमेटी बन के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और बायोमेट्रिक्स, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, ये वो वाहिद फार्मूले हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ जोड़ते हुए इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। वहाँ से शख्सियात का रोल माइनस होगा और टेक्नोलॉजी जो है शख्सियात को रिप्लेस करेगी। तो ये एक वाहिद फार्मूला और रेसिपी है कि हम उन अदारों के अंदर जहाँ जहाँ नून लीग की बाकियात बैठी हैं और उनके मुर्दा घोड़ों में जान डालती रहती हैं, उनका सफाया सिर्फ टेक्नोलॉजी से हो सकता है। आइन और कानून की ताकत से अपने इन अदारों को ताकतवर बनाएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान ने जो कौम से आज़ादाना, मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन का वादा किया है वो इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।